नमस्कार दोस्तों, अपनी 30-32 साल की पत्रकारिता में मैंने सैकड़ों नेताओं के इंटरव्यू किए। आज पहली बार एक बच्चे का इंटरव्यू कर रहा हूँ। बच्चा इसलिए क्योंकि इनकी 18 साल उम्र अभी अभी हुई है, 1 महीने पहले अभी अभी बालिग हुए। मैं इस वक्त हूँ काशी के 80 घाट पर एक बोट पर, और इस बच्चे की कुछ किताबें हैं यहाँ, मोटी मोटी किताबें, और मोटी किताबों के साथ 18 साल का ये लड़का आज क्यों मेरे साथ है और मैं क्यों इसके साथ हूँ और इससे मैं क्या बात करने वाला हूँ, क्यों लगा मुझे इससे बात की जानी चाहिए, और ये क्यों लगा कि मैं जब चुनाव की यात्रा में निकला हूँ, ज़िले ज़िले में घूम रहा हूँ, लोगों की आवाज़ सुन रहा हूँ, उनकी मुश्किलें, परेशानियाँ, समस्याएं, सरकार के कामकाज को लेकर उनकी चिंताएं या बाकी चीज़ें, तो उन सब के बीच 18 साल के एक लड़के से इंटरव्यू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये क्यों ख्याल आ गया? ये सवाल आपको शायद अब तक इस 1-1.5 मिनट की भूमिका में आपके भीतर भी पैदा हुआ होगा। तो आपके सवालों का जवाब मिलेगा जब मैं इनसे बात करूंगा। उससे पहले इनका परिचय मैं कराऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं जिस वजह से आज मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूं उस वजह को समझिए, और उस वजह को समझने के लिए आप 2 मिनट का एक वीडियो है जिसमें ये कुछ कहते दिखे। वो वीडियो जो आज से करीब करीब 2 साल पहले वायरल हुआ था, लाखों लोगों ने देखा था, हजारों लोगों ने ट्वीट किया था, फेसबुक पर हजारों लोगों ने पोस्ट किया था। वो वीडियो जिसकी वजह से मैं इनको जाना, जिसकी वजह से इन्हें लाखों लोगों ने जाना, और जिसकी वजह से आज मैं काशी में आकर भी इनसे इंटरव्यू करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ उस वीडियो में क्या कह रहे थे वो सुनिए, फिर इनके बारे में बात करेंगे। ये क्या है और क्यों है और इनसे मुझे क्या समझना है ये भी आप समझेंगे। जरा एक 2 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो सुनिए। बड़ी अजीब विडंबना है कि गांधी के देश के लोगों ने ही गांधी को सबसे कम पढ़ा व समझा। हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात भोर दोपहरी एक करके पढ़ने वाली युवा पीढ़ी अगर गांधी जी को तबीयत से पढ़ दी होती तो आज पीढ़ियों का सबक शायद कुछ और होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, और यही कारण है कि आज तमाम फैंसी और फेसबुकिया ज्ञान हमारे पास हो गए हैं। जैसे बंटवारे का शाश्वत कारण गांधी जी को मानना है और गांधी जी को मुस्लिम परस्त कह देना है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से बाकी कौमें डरती नहीं थीं, क्योंकि गांधी भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। आज के समय में अहिंसा को कायरता और कमज़ोरी का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेना से आप हथियार से लड़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना होगा जिसका मुकाबला वो न कर सकें, और वो हथियार है अहिंसा। गांधी जी का कहना था कि आँख के बदले आँख फोड़ने से तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। उनका ये भी मानना था कि ऐसी पढ़ाई जो आपके हुनर को बढ़ावा न दे वो बदतमीज़ी की पढ़ाई है। गांधी जी और तमाम नेताओं और सेनानियों के बलिदानों, आंदोलनों और जेल यात्राओं के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली, और हम देशवासी गांधी जी को इतना चाहते थे कि अगले ही वर्ष उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी यही समाधि बना दी। लेकिन गांधी कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि गांधी एक विचार का नाम है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, और विचार सदैव जीवित रहता है। अंत में दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियों के साथ अपने व्याख्यान का समापन करना चाहूँगा कि खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इस लड़के का ये वीडियो देखा या सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में ये लड़का जो कह रहा है उसमें एक बात अहम है कि जब बच्चों को गांधी पढ़ना चाहिए तब बच्चे हैरी पॉटर और चेतन भगत पढ़कर उनकी समझदारी कैसे विकसित होती है और किस तरह से वो दुनिया जहान और अतीत को, इतिहास को जानते हैं, उसी का जिक्र कर रहे थे अपने वीडियो में, और साथ में गांधी के होने के मायने। तो मुझे लगा कि, और उसके बाद बीते 2 सालों में पहली बार मैंने वो वीडियो देखा था 2 साल पहले, और बीते 2 साल में भी कई बार अलग अलग मौके पर इनके लिखे कुछ शब्द
कुछ फेसबुक पोस्ट, कुछ ट्विटर पोस्ट, ये सब देखकर मुझे एक राय बनी इसके बारे में कि एक 16, 17, 18 साल का लड़का कैसे इस तरह से सोचता है। तो मुझे लगा इससे बात की जानी चाहिए, और ऐसे माहौल में ख़ास तौर से, और क्या माहौल है आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो आज मेरे साथ हैं आयुष चतुर्वेदी, और मैंने कहा कि आप क्या क्या पढ़ते हो, तो कुछ किताबें लेकर आना। तो कुछ किताबें लेकर आए हैं, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की, और जिन्हें भी हिस्ट्री में दिलचस्पी है उन्होंने शायद ये किताब पढ़ी होगी, और जिनको भी नेहरू में दिलचस्पी है उन्होंने ज़रूर पढ़ी होगी। उसके अलावा मोहनदास करमचंद गांधी का और गांधी मानुष एक किताब देख रहा हूँ, पहला गिरमिटिया राजकिशोर। खैर, किताब के बारे में तो खुद बताएंगे। तो आयुष, सबसे पहले ये बताओ कि जैसे मैं ऐसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, इंटरव्यू पहले किया है किसी ने तुम्हारा? नहीं, ऐसा इंटरव्यू तो पहली ही बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। तो मैं भी ऐसा इंटरव्यू तो पहली बार ही कर रहा हूँ। तो हम दोनों का पहली बार है। बिल्कुल। ये भी ऐसा इंटरव्यू पहली बार दे रहा, मैं भी ऐसा इंटरव्यू पहली बार कर रहा हूँ। तो पता नहीं ये नर्वस है कि नहीं, मैं भी नर्वस हूँ। नेता होते हैं तो सवाल सब तय होते हैं, यहाँ तो एक अभी अभी बालिग हुआ एक बच्चा है। तो सबसे पहले यही बताओ कि तुम महादेव की नगरी काशी में रहते हो, और देश में एक अलग किस्म का माहौल है बीते कुछ सालों से ख़ास तौर से। तो अपने परिचय से शुरू करो। अभी किस क्लास में पढ़ रहे हो तुम? अभी मैंने हाल ही में 1.5 महीने पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लिया है। और यहाँ से कहाँ पढ़ाई हुई तुम्हारी? यहाँ 10वीं तक तो मैंने घर के पास में ही BHU के पास नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल है, वहाँ से 10वीं की पढ़ाई की। और उसके बाद 11वीं में सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उससे 12वीं की पढ़ाई मैंने पूरी की है। 12वीं की पढ़ाई की। तो 12वीं की पढ़ाई की, और वो जो वीडियो जो अभी हमने दिखाया वो वायरल हुआ था, कब वायरल? 11वीं में, जब मैं 11वीं कक्षा में। 11वीं में गांधी, लुई फिशर ने जो गांधी की जीवनी लिखी है वो मैंने पढ़ी है करीब करीब 25-30 साल पहले। हालांकि मेरे पास वो किताब है लुई फिशर की जीवनी, और वो बहुत ऑथेंटिक जीवनी है जो लुई फिशर की, पहले पतली है लेकिन बहुत ऑथेंटिक जीवनी है। लुई फिशर की लिखी हुई जीवनी भी पढ़ी है तुमने? जी, वो भी पढ़ी है। तो ये बताओ आयुष, इस उम्र में जब रियली लोग चेतन भगत और हैरी पॉटर ही पढ़ते हैं जो वीडियो में तुम कह रहे हो, पहले तुमको तुम कहूँ कि आपको आप कहता हूँ? नहीं, तुम मैं तुमको आप कहता हूँ। अरे नहीं। तो वो जो आप हैरी पॉटर और चेतन भगत पढ़ने की उम्र में और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं। हमारी उम्र में तो लोग कई तरह की चित्रकथाएं पढ़ते थे, विक्रम बेताल और अमर चित्रकथा और न जाने क्या क्या, और राजन इकबाल सीरीज, पता नहीं वो सब अभी भी होता होगा, कुछ जासूसी उपन्यास। हाँ। और ये सब बच्चे क्या पढ़ते हैं आजकल, जो तुम्हारी उम्र के, आपकी उम्र जो उम्र के बच्चे होते हैं वो क्या पढ़ते हैं ऐसे सिलेबस किताब के अलावा, कोर्स के अलावा? मुझे लगता है कॉमिक्स वगैरह ही, और ऐसा नहीं है कि मैंने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। मैं भी जब छोटा था, मुझे याद आता है पहली दूसरी क्लास में था, तो मैं भी चंपक, बिल्लू, पिंकी, चाचा चौधरी ये किताबें पढ़ता था। लेकिन जल्दी आप बड़े हो गए कि अब गांधी को ज़्यादा पढ़ने और उसके साथ ही ऐसा नहीं है कि उस समय खाली वही किताबें पढ़ता था, कॉमिक्स ही पढ़ता था, साथ में मतलब गांधी से भी परिचय शायद शुरू हो गया होगा उस समय। ये है कि सीरियस फिगर मानता था, उनको लगता था कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, एक बूढ़े आदमी जैसा एक इमेज उनकी थी दिमाग में। लेकिन उसके बाद जब मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, उनकी आत्मकथा पढ़ी, तो जाना कि ये बिल्कुल हमारी तरह का ही एक इंसान था जिसने अपनी गलतियां स्वीकारी हैं, जिनसे उन्होंने सीखा है, और यही चीज़ें किसी को, वो महात्मा भले ना हो लेकिन एक महान इंसान थे, और ये चीज़ें प्रभावित थी कि एक अच्छा इंसान बना जा सके। आयुष की पहली बार गांधी को कब पढ़ा कायदे से आपने, जो पढ़ने के बाद वो राय बनी जो राय आपकी उस वीडियो में दिखी? कायदे से तो मैं मानता हूँ कि जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में था तो उनकी आत्मकथा मैंने तब पढ़ी थी। उसके पहले भी उनके बारे में कुछ चीज़ें जैसे कि स्कूल की किताबों में होती हैं थोड़ी बहुत, तो वैसे ही पढ़ा था, वैसी ही जानकारी थी उनके बारे में। लेकिन जब 5वीं 6वीं क्लास में था तब आत्मकथा उनकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग सबसे पहले पढ़ी। तो वही उनकी भाषा बहुत आसान है। मुझे लगता है कि जो बच्चा कॉमिक्स पढ़ता है वो भी अगर इनकी गांधी जी की आत्मकथा पढ़े तो वो समझ लेगा, क्योंकि आसान भाषा में चीज़ें हैं और वो कनेक्ट कर पाएगा। तो वहाँ से लेकिन सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो आपने पढ़ी गांधी की, उसी का ये अंग्रेजी रूप है ओरिजिनल। हालांकि ओरिजिनल शायद गुजराती में है, क्या अंग्रेजी में ही है? नहीं, ओरिजिनल गुजराती में, ये महादेव देसाई का अनुवाद है।
तो उसी सत्य के साथ मेरे प्रयोग का ही अंग्रेजी रूप है। तो सिलेबस में तो नहीं रहा होगा ना वो नहीं, सब? नहीं, हाँ? नहीं, तो सिलेबस की किताब और या कॉमिक्स और मनोरंजन और जासूसी उपन्यास और जो भी बच्चे पढ़ते होंगे उस समय ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ या सत्य के प्रयोग ये पढ़ने का कैसे ख्याल आया? ख्याल मुझे लगता है कि ये घर के माहौल पे डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। दादाजी हों, पिताजी हों, इनकी रुचि है साहित्य में, राजनीति की चीज़ों में, तो किताबें जाहिर तौर पर वही लाकर मुझे देते थे। मेरी रुचि खुद से अचानक से नहीं बनी कि नहीं मैं आज जाता हूँ दुकान से गांधी की आत्मकथा खरीद के लाता हूँ, पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं था, घर में मिली वो किताबें और जब पढ़ा तो लगा कि नहीं ये किताबें घर में रखी हुई हैं तो ज़रूर किसी काम से ही रखी हुई हैं। तो फिर पढ़ना शुरू किया तो अच्छा लगने लगा और भी किताबें फिर मैंने जो मुझे जिनमें रुचि पैदा हुई वो चीज़ें भी मंगाई और पढ़ी। पापा क्या करते हैं आपके? पापा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इग्नू में लेक्चरर हैं और साथ ही साथ सामाजिक जो चीज़ें हैं, कार्य हैं, उनको भी लेकर, जैसे हम अभी अस्सी घाट पर हैं तो अस्सी नदी को एक नाले में तब्दील कर दिया गया है। वरुणा और अस्सी के नाम से वाराणसी को जाना जाता है और इसको एक नाले के रूप में बना दिया गया है। तो इसको लेकर एक अस्सी बचाओ संघर्ष समिति, अच्छा। पापा उसके संयोजक हैं। तो उन्हीं चीज़ों, वही घर के माहौल से ही वो चीज़ें दिमाग में आई, पर्यावरण हो, साहित्य हो, रुचि, राजनीति हो, इन चीज़ों से एक स्नेह पैदा होना वो पैदा हुआ घर से। तो जैसे आपने गांधी को पढ़ा और ये ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इसको भी पढ़ा है जी अंग्रेजी में? हाँ, हाँ? हाँ। तो इतनी मोटी किताब भी पढ़ ली आपने? ये 1200 चैप्टर्स में बटी हुई है इसलिए आसानी हुई, पूरा पढ़ने पढ़ में। लिया? हाँ हाँ, लगभग ये पूरा पढ़ 1150 की किताब ये देखिए, और ये बहुत चर्चित कृति है नेहरू की, जी। और जिसको भी उस दौर के नजरिए से दुनिया को समझना है, इससे बेजोड़ कोई किताब नहीं है। इतनी मोटी नेहरू की किताब 1150 पन्नों की किताब है। तो इसको कैसे पढ़ लिया इतनी मोटी किताब? मतलब इसको कैसे लगा? ये सब तो सिलेबस से बाहर की चीज़ है। हाँ, ये तो लोग कई बार जो BA किए हुए रहते हैं वो पढ़ते हैं, हालांकि शायद ये मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में या कहीं हिस्ट्री में है, कोर्स बुक में है, पोस्ट PG में है। तो जो PG में किताब है वो किस क्लास में पढ़ लिया तुमने? ये मैंने 9वीं क्लास में पढ़ी थी शायद। सॉरी नहीं 9वीं क्लास में, 9वीं में क्लास पढ़ लिया? जी। तो ये सब की प्रेरणा मतलब क्यों हुई? मतलब हम कुछ किताबें पढ़ते 9वीं हैं में तो मोदी जी आ चुके थे देश में। हाँ, तो कुछ बहुत तरह किताबें, की किताबें, दूसरी किताबें लोग पढ़ने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ किताबें हम पढ़ते हैं तो उनसे दूसरी किताबों के बारे में जानने को मिलता है। तो मैंने हरिशंकर परसाई की आत्मकथा के रूप में उन्होंने किताब अपनी लिखी है। तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं जब 12-13 साल का था तभी मैंने ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का हिंदी संस्करण जो 2 खंडों में है वो मैं पढ़ लिया था। तो मुझे लगा कि जब 12-13 साल की उम्र में ये पढ़ सकते हैं तो मैं तब 16 साल का था, 15-16 साल का था, तो शायद मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो फिर मैंने मंगाई तो देखा कि ये कई चैप्टर्स में ये किताब बटी हुई है और नेहरू जी ने जेल में ये पूरी किताब लिखी हाँ, है। एक बात ये भी है, सही बात है इस किताब के बारे में कि जेल में लिखी गई किताब। जी। हाँ। तो इसी किताब को फिर जब कई चैप्टर्स में, क्योंकि ये बटी हुई है तो एक साथ देख के तो डर लगता है वाकई, लेकिन जब हम चैप्टर्स में पढ़ते हैं चीज़ों को तो वो रुचि बनती जाती है। एक चैप्टर्स एक हफ्ते में पढ़ा, अगला 10 दिन बाद पढ़ा, ऐसे करके, तो ऐसे ही करके मैंने इस किताब को तो पढ़ा। इस किताब में पढ़ने से आप नेपोलियन, जर्मनी, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, दुनिया भर की उस समय की राजनीतिक स्थिति, भारत से रिश्ता और एक जो विश्व इतिहास में जो उस समय के किरदार थे उन सब का जिक्र इस किताब में, तो उन सब के बारे में भी परिचय हो गया आपका? लगभग इन्हीं किताबों से ही इन्हीं परिचय किताबों हुआ से है। हुआ। अब आते हैं आयुष, चूंकि देखिए यहाँ घाट है और थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहा है लगता है, और चूंकि कल प्रधानमंत्री मोदी काशी में थे इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के नाम पर भी बहुत सारी भीड़ आई थी, और कुछ आयोजन कार्यक्रम का मोदी योगी के नाम पे कल भी था, और चुनावी मौसम है इसलिए वो कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बहुत जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन 80 पर आज भी कुछ घाट संध्या है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, माहौल अभी बनने लगा सुबह से। खैर माहौल बनने लगा सुबह से, लेकिन आयुष हम वापस लौटते हैं कि आपने गांधी को पढ़ा, नेहरू को पढ़ा, और आज के दौर में परिवेश में जो कुछ हो रहा है उससे क्या फ़र्क और फासला देखते हो? जो आपने वीडियो में जिक्र किया उससे एक किस्म का एक थोड़ा चिंतन दिखता है, कहीं से इंस्पायर हो सकते हैं, कुछ किताबें पढ़कर भी कुछ लाइनें कही गई उसमें, वो अलग बात है, लेकिन एक इंस्पिरेशन दिखता है और एक बच्चे की एक सोच का रिफ्लेक्शन दिखता है जो आपका उस 2-2.5 मिनट का वीडियो है।
वो वीडियो कब का है वैसे? सितंबर का है? सितंबर 2019 का है। और 2 मिनट का वीडियो है? लगभग 2-2.25 मिनट। 2-2.25 मिनट का वीडियो है। वो स्कूल के किसी कार्यक्रम में आपने कहा वो CBSE से जैसे एक सर्कुलर आया हुआ था, उसी साल गांधी जी की 150वीं जयंती थी उसी साल, तो उसी को लेकर के कुछ गांधी जी के विषय में कार्यक्रम कराने को, तो मेरा विषय दूसरा था भाषण का, काका हाथरसी नाम के कवि हैं उन पर विषय था। लेकिन बाद में मैं स्कूल में कैप्टन भी था तो जल्दी आता था, तो टीचर ने बताया कि ऐसा सर्कुलर आया हुआ है और गांधी जी पर बोलना है, तो जो चीज़ें मेरे दिमाग में थी उनको जोड़ कर एक भाषण मैंने तो दिया। लिख के बोला ये कुछ नहीं, दिमाग में ही सोच के ही वही लगातार स्पॉन्टेनियस बोला? लगभग वही, हाँ। लिखा नहीं था भाषण। लिखा नहीं था? नहीं। तो आप आयुष काशी में रहते हो, महादेव की नगरी है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ अक्सर आते रहते हैं, कल भी थे, तमाम तरह के भाषण आज अखबार में मैं पढ़ रहा था। तो आपकी सोच पर, आपकी वैचारिकी पर जो आज का दौर है, जो बीते कुछ सालों का दौर है, उसका भी कोई असर है या नहीं है? क्योंकि आज के दौर में तो आप जानते हो नेहरू के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जन्मतिथि हो, उनकी पुण्यतिथि हो, यहाँ तक कि गांधी को लेकर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगने लगते। देखो भाई, नाव ज्यादा हिचकोला, अरे रे क्या हुआ, नहीं इसको रोको, कैमरा हमारा डिस्टर्ब हो रहा, देखिए नाव ज्यादा हिचकोले खाने लगा। जैसे ही मतलब हम गोडसे वोडसे का जिक्र किया, नाव भी हिचकोले खाने लगा। ये क्या है, गोडसे में ऐसी कोई बात है? आप शांत हुआ। चलिए, तो इस दौर को कैसे देखते हो आप? मुझे लगता है कि ये दौर और इसी दौर से प्रेरणा भी मिलती है आपको। जब आप झूठ को फैलते हुए देखते हैं तभी सच जानने की आप कोशिश करते हैं। तो मुझे जब मैंने सुना, जब मैं गांधी को पढ़ना शुरू किया या नेहरू को पढ़ना शुरू किया, तो जब मैं देखता था कि बड़े बड़े नेता भी नेहरू के विषय में भ्रांतियां फैला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि नेहरू एक औरत परस्त तरह के नेता थे, या अंग्रेज़ों का बहुत समर्थन करने वाले एक अलग तरह के नेता थे, और वो शायद ये नहीं जानते कि नेहरू ने अपने जीवन के अगर मिला दिया जाए तो लगभग 9-10 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए हैं। सही बात। लेकिन तो जब हम इन्हीं चीज़ों से प्रेरणा मिली कि जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको हम टैकल, उसको कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं बिल्कुल झूठ हैं, और हमारे बीच के जो सबसे अच्छे लोग हैं वो शायद आज भी जेल में हैं, और तब भी जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब भी जितने अच्छे लोग थे, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, वो जेल में ही थे। तो और गांधी कहते भी थे कि मैं आज़ादी के बाद भी जेल में रहूँगा, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गांधी या नेहरू अगर आज जिंदा होते तो अभी भी शायद जेल में ही होते, उन्हें डाल दिया जाता। तब तक अंग्रेज़ डालते थे या शायद अभी की सरकार डालती। तो मुझे यही लगता है, इन्हीं चीज़ों से प्रेरणा सीधे तौर पे इन्हीं चीज़ों से मिली कि जब भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं तभी अगर आप सोचने की ताकत रखते हैं तो फिर आप सच जानने की भी कोशिश करते हैं। नहीं, तो भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, और जैसे आपको पता होगा कि कल ही परसों से 2 दिन से हरिद्वार में एक धर्म संसद का वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में मुसलमानों के प्रति नफरतों का इजहार तो कोई मामूली बात नहीं है इस देश में, दशकों से होता रहा, और बीते 4-6 सालों से ज़्यादा, लेकिन और भी उससे कई गुना ज़्यादा मारने, काटने, हथियार रखो, हिंदुत्व की रक्षा करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, और तमाम तरह की बातें उसमें कही गई है। ऐसी कही गई जिसको रिपीट करना भी एक तरह से हिंसक लगता है कि उन शब्दों को कैसे रिपीट करें। और इस दौर में आप काशी में रहते हो, तो आपको कहीं आसपास के परिवेश का असर पड़ता है कि नहीं, ये प्रभावित करता है या नहीं? और कई बार आसपास में ऐसे लोग हो जाते हैं कि आदमी खुद भी विचलित होने लगता है कि मैं ऐसे सोचता हूँ लेकिन मेरे चारों तरफ तो ज़्यादा लोग ऐसे सोचने वाले हैं। ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो होता ही है। मैं बचने की कोशिश ज़रूर करता हूँ ऐसे लोगों से, ऐसे पर्यावरण से, लेकिन आप कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। गांधी के दौर में भी गोडसे का विचार या सावरकर का विचार था ही, गांधी उनसे बचे हुए नहीं थे। उस दौर में भी ऐसे विचार थे। आज भी जो हम सच्चाई की बात करते हैं तो झूठ का विचार फैला हुआ ही है। और दोस्तों में भी बहुत लोग हैं जो जिस विचार का हम बात कर रहे हैं, जो आज के दौर में जैसा लोग सोचते हैं वैसे विचार वाले मेरे दोस्तों में भी कई लोग रहे हैं, अगल बगल में भी लोग रहे हैं। लेकिन मैं बचने की कोशिश ज़रूर करता हूँ और खुद से पढ़कर जानने की कोशिश करता हूँ, ना कि जो हमें बता दिया जाए सिर्फ वही मान लेना, ऐसी कोशिश नहीं करता हूँ। तो ये बताओ, गांधी नेहरू का जिक्र चूँकि चला और आपने पढ़ा और ये सच आपने कहा, और हम सब लोग देखते हैं बीच में नाव हिलने लगी थी, इसलिए बात भटके कि हर जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर नेहरू की ऐसी छवियाँ
देश में गढ़ने की कोशिश होती है। ऐसे फोटोज़ वायरल होते हैं जिसमें उनकी बहन के साथ फ़ोटो हैं, विजय लक्ष्मी पंडित के साथ, उनकी बहन की बेटी के साथ, नयनतारा सहगल के साथ, पारिवारिक तस्वीरों को भी इस तरह से प्रचारित किया जाता है। जैसे सही कहा, नेहरू बहुत ही क्या बोले, औरत परस्त। हाँ, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मुझे उस शख्सियत के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल, दूसरे की ज़ुबान से निकले शब्दों का इस्तेमाल करने से भी बचता हूँ। खैर, तो ये एक दौर है आयुष। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि इसके बाद भी एक छठी पाँचवीं क्लास का लड़का अचानक ये सब पढ़ते हुए और अपनी वैचारिकी को इस तरह से विस्तार दे, ये मुमकिन कैसे हुआ और कैसे होता जा रहा है? ज़ाहिर तौर पर असर किताबों का ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं भी शुरू में इन चीज़ों से बचा हुआ था। मुझे लगता है कि मैं यहाँ धर्म का भी नाम लूँगा कि जितने हिंदू लोग हैं, मुझे लगता है कि लगभग अगर उन्होंने सोचना नहीं शुरू किया होगा तो लगभग 10-15 वर्ष तक उन सब में इस्लामोफोबिया, मिसोजिनी, दूसरे धर्म से नफ़रत जैसी चीज़ें बिल्कुल होती हैं। और ऐसा मेरे अंदर भी था। मुझे भी शुरू में ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल पाक साफ था, मुझे भी लगता था कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, ऊपर से ब्राह्मण हूँ, तो ऐसा लगता था। लेकिन बाद में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं और जब आप चीज़ों को समझते हैं कि जब हमारा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो ये नेतृत्व या ये आंदोलन सिर्फ आज़ादी पा लेने भर का नहीं था, ये व्यक्तिगत तौर पर आज़ाद हो जाने का था कि हम अपने धर्म से, अपनी जाति से, जो लिंग को लेकर हमारी एक जिसको हम बायसनेस बोल सकते हैं, उनसे हम छूट जाएं और एक तरह से आज़ाद ख्याल के हो जाएं, सबको एक तरह का मानने लगें, समान मानने लगें। इस चीज़ का वो आंदोलन था। तो इससे प्रेरणा मिलती है। और जहाँ तक नेहरू पर ऐसे सवाल उठाने की बात होती है तो मुझे लगता है कि अभी भी हमारा समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मिसोजिनी से ग्रसित है। तो वही चीज़ें हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को किसी महिला के साथ ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, जो आज आप शशि थरूर के साथ देख सकते हैं, उनकी तस्वीरों पर भी उसी तरह के कमेंट्स आपको मिलेंगे। तो हमारे संस्कार में कहें या हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें भर दी गई हैं कि हम किसी भी चीज़ को दो तरह से देखते हैं और महिला और पुरुष को बहुत ही अलग चीज़ की तरह देखते हैं। तो उससे जब हम बचेंगे तो हमें लगेगा कि मुझे लगता है कि नेहरू अगर एडविना माउंटबेटन से भी प्रेम करते थे तो वो बिल्कुल गलत नहीं था। अगर आप प्रेम के असल मायने को समझेंगे, औरत और मर्द के असल संबंध को समझेंगे और ये समझेंगे कि बिल्कुल समानता है इन चीज़ों में। वो जैविक रूप से असमानता हो सकती है लेकिन सामाजिक रूप से समानता ही है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं था। चलो हम वापस लौटते हैं आज के दौर में। आयुष चतुर्वेदी इनका नाम है। वापस लौटते हैं इस दौर में क्योंकि ये दौर हिस्ट्री में एक अलग तरह से दर्ज हो रहा है, इसलिए कि हमने 2014 के पहले भी स्थितियां देखी, आज भी बदल ये गया। वो मैं सोचना और समझना चाहता हूँ कि आपके परिवेश में कितना बदला और उसका फ़र्क, उस बदलाव को, उस बदलने से आप कैसे अपने को अलग रखते हैं या कैसे सामना करते हैं। बदला ऐसे कि जिन लोगों से हम लोगों की बहुत दोस्तियां थी, प्रगाढ़ रिश्ते थे, पारिवारिक हो चाहे दोस्त हो, और घंटों बैठ के बातें करते थे, बहुत आत्मीय रिश्तों के बीच कहीं सियासत नहीं आती थी। अगर कोई किसी और सोच का है तो उसका धर्म और नफ़रत नहीं आती थी। ये बदला कि व्हाट्सएप पर भी दिन रात ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं, ऐसे ही वो धर्म संसद के वीडियो आ रहे हैं और उसको लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं और उसको आपसी बातचीत में भी आपको बहुत चिन्हित कर दे रहे हैं कि आप अगर मोदी जी के पक्के वाले भक्त नहीं हो, समर्थक नहीं हो, तो आप देश के विरोध में हो। मोदी जी ही मतलब देश है, मोदी जी ही मतलब संविधान है, मोदी जी ही मतलब कानून है और देश की चौहद्दी मोदी जी की सोच तक सीमित है। तो ये एक परिवेश ऐसा हुआ कि आपसी रिश्ते में खटास आने लगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग एग्जिट करते हैं। परिवारों में 20 लोगों का, 30 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अचानक कुछ ऐसा होने लगता है और जो असहमत होता है वो 2-4 लोग माइनॉरिटी में होके बाहर होता है और रिश्ते खराब होते हैं। ये मैं बहुत लगातार देखता हूँ। हम लोगों की भी दोस्तियाँ कहें, दायरा सीमित हो गया और इसलिए सीमित हो गया कि आपको पहले जो एक लोकतांत्रिक आज़ादी आपसी राय रखने की थी, उसमें ज़िद्दीपन, जुनून और नफ़रत की जगह कम थी। मैं शायद समझा पा रहा हूँ दर्शक को। सब दर्शक जितने लोग देखेंगे सब इन स्थितियों का सामना अपने आसपास करते होंगे, चाहे दफ्तर में, चाहे कोई अगर कॉलेज में है तो कॉलेज में, मोहल्ले में, परिवार में, व्हाट्सएप ग्रुप में, शादी ब्याह में जा रहे हैं, बारात में गए, दूल्हा स्टेज पर है और यहाँ मोदी योगी के नाम पर बहस होते होते
न जाने कैसी स्थिति, प्लेट फेंका फेंकी जैसी स्थिति भी हो जाती है। ये सब हमने देखा, समझा, भोगा है। अब मेरी उम्र 50+ है, तो चलो मैं अपनी उसके साथ में रहता हूँ कि ठीक है, मैं जो सोचता हूँ चाहे 100 वर्सेस 1 हो, 100 वर्सेस 5 हो, मैं अपनी जगह हूँ। ये दबाव का कैसे सामना करते हो, या दबाव को महसूस करते हो या नहीं? नहीं, दबाव महसूस बिल्कुल करता हूँ। और इधर कुछ सालों में हुआ ये है कि पॉलिटिक्स को आपके डाइनिंग टेबल पे ला के रख दिया गया है, और आप मुझे लगता है कि परिवार के बीच में, आप दोस्तों के साथ होते हैं तब इन चीज़ों को लेकर बहस होती है। और बिल्कुल मेरे भी साथ होती है। मैं भी स्कूल में रहता था, टीचर्स तक से या स्टूडेंट से, दोस्तों से ऐसी बातें होती थी और विचारों की असहमति भी रहती थी। तो ये बदलाव तो मैंने बिल्कुल देखा है कि एक कट्टरपन उस विचार में आया है। जो पहले एक हिंदू होने में कोई अपना गर्व मानता था, आज वो हिंदुत्व की परिभाषा बताता है, ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करता है। जो आज हम व्यक्तिगत से लेकर बड़े तौर पर भी वो चीज़ें देख रहे हैं, एक ही तरह के विचार को थोपने की कोशिश हो रही है। तो ये दबाव भारत के एक नागरिक होने के तौर पर भी लगता है कि हमारे ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है एक विचार को लेकर ही। तो ये पूरी कोशिश होती है, लेकिन इस दबाव से बचने की कोशिश करता हूँ। और उस दबाव से हम बच तब सकते हैं जब हम एक दूसरा दबाव उन पर डालने की कोशिश करें, एक अच्छे विचार को लेकर, जो एक समानता का विचार हो, एक मानव जो है कि ह्यूमैनिटेरियन विचार हो, और धर्म जाति से अलग विचार हो। उसी विचार से आप उन पर दबाव बना सकते हैं जो दबाव उधर से आ रहा है। तो परिवार में जो आपके पिता हैं, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में बाबा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं। सारे परिवार में जो लोग हैं, बाबा दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाचा, सब इसी तरह से सोचते हैं? मुझे लगता है लगभग पिताजी तो राजनीतिक और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए ही हैं। बाबा जो हैं, दादाजी जो हैं, वो भी कवि हैं। तो जो साहित्य में रुचि जो पैदा हुई वो शायद मुझे लगता है कुछ उनसे भी पैदा हुई। कविताएं लिखना मैंने सीखा भले नहीं उनसे, लेकिन स्नेह उन्हीं से पैदा हुआ कविताओं को लेकर। तो कुछ कोशिश शायद मैं जो हाथ पैर मारता हूँ कविताओं में, वो उन्हीं की वजह से मारता हूँ। तो साहित्य में कविता भी लिखते हो? थोड़ी बहुत कोशिश तो सुनो कोई कविता, कौन सी कविता है? अच्छा, जैसे एक कविता छोटी सी है, ये कविता ना कह के, या कविता ही कह सकते हैं कि कम पढ़ाना, सब्जी कटवाना, आटा गुथवाना, चूल्हा जलवाना, घर में बिठाना, एक लड़की को औरत बनाने में हम सभी का भरपूर योगदान है। यानी यही करके हम एक लड़की को औरत बना देते हैं। और एक कविता मैंने प्रेम और जाति को लेकर लिखी थी कि बहुत सी प्रेम कहानियाँ मर जाती हैं जातियों के तले दबकर। जातियाँ हंसती हैं, खिलखिलाकर हंसती हैं, चिल्लाती हैं, लो मैंने तुम्हें मार दिया। और प्रेम अपनी आखिरी सांस के साथ कहता है कि जातियों, एक दिन उठूंगा मैं और दबा दूंगा तुम्हें गहरा, बहुत गहरा। प्रेम और जाति के इस अंतर्द्वंद्व में दो प्रेमी भी होते हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं अपनी अपनी जातियों में। बहुत अच्छा। तो कवि भी हो, कविता भी लिखते हो, इसका अंदाज़ा नहीं था। इस बीच वहाँ कुछ लाउड स्पीकर पे बजने भी लगा है, क्योंकि तैयारी हो रही है घाट संध्या की, लेकिन संध्या तो शाम को होनी है, सुबह ही अभी गायन बजायन। खैर चलो वापस लौटते हैं। उम्र आपकी 18 साल कब हुई? अभी नवंबर में, जो आपने बताया वीडियो शुरू होने से पहले। तो नवंबर में 18 साल के हुए, मतलब अभी अभी ताज़ा बालिग हो आयुष। तो बहुत 6-7-8 साल पहले के बनारस को कितना आपने देखा या कितना आपको याद है पता नहीं, बट फिर भी 10 से 11 साल के हो गए। उस समय तो बालमन होता है, बहुत ज़्यादा आसपास में राजनीतिक घटनाक्रम है, या सोच के स्तर पर चीज़ें जो हो रही है शायद उसकी छाप न पड़ती हो या समझ वैसी विकसित ना हो। लेकिन अगर हम 4-5 सालों की ही बात करें, बनारस में कुछ बदला है सोच के स्तर पर, लोगों के विचार, दो समुदायों के बीच के रिश्ते, कोई अगर सलीम है और कोई संजय है, उस दो के बीच के कुछ रिश्ते, ऐसा कुछ बदला है क्या इस महादेव की नगरी में, काशी में? मुझे लगता है बिल्कुल बदला है। और बनारस पहले इसी सांस्कृतिक धरोहर के लिए ही माना जाता था कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम में बहुत भेदभाव नहीं दिखता था। यहाँ विश्वनाथ मंदिर है और बगल में ही ज्ञानवापी मस्जिद है।
तो ये चीज़ें मैंने पहले, मुझे लगता है इतना अनुभव मेरा नहीं है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी ये बदलाव ज़रूर दिखता है कि आज एक भेदभाव, जो एक धार्मिक उन्माद है और धार्मिक भेदभाव है, वो ज़रूर पैदा हुआ है। और आज यहाँ बनारस इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ चाय की अड़ियों पर राजनीतिक बहसें बहुत ज़्यादा होती हैं, और इधर कुछ सालों में उन बहसों का जो विचार है वो बहुत जल्दी तब्दील हुआ है। पहले यहाँ समाजवादी विचार, जो किसी एक पार्टी से संबंध नहीं है, यहाँ एक ये समाजवादी आंदोलन यहाँ भी चला था, देवव्रत मजूमदार जैसे नेता जिसके नेता थे, तो उन विचारों के लोग वहाँ बात करते थे। समाजवादी, साम्यवादी, प्रगतिशील विचारों के बारे में बहसें होती थी यहाँ की अड़ियों में, यहाँ के लोग करते थे। लेकिन इधर उन बहसों में बहुत तब्दीली आई है। मुझे लगता है शायद वो लोग भी बदल गए, या वो लोग अब आते ही नहीं होंगे उन बहसों में। तो इधर बहसों का मुद्दा वही होने लगा जो टीवी चैनल पर डिबेट्स का मुद्दा होता है, जैसे कि तबलीगी जमात को ले लें। ऐसे ही मुद्दे ये लोग भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीवी ने हमारे ऊपर बहुत असर डाला है। तो जो हम टीवी पर देखते हैं जो बहसें, वही हम कोशिश करते हैं कि हम जब आपस में किसी से मिले, तो क्योंकि वही चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, तो हमें लगता है कि ये हमें ज्ञान मिला है तो हमें भी किसी को देना चाहिए। तो जब बहसें होती हैं तो वही विचार ज़्यादा हावी हो जाता है, और हिंदू मुस्लिम जाति की चीज़ें, यही चीज़ें ज़्यादा आज के बहसों में और आज के बनारस में भी मुझे दिखती हैं। और आपके जो यार दोस्त हैं आयुष, चूँकि 18 साल की उम्र खेलने की उम्र होती है, जैसे बोलते हैं ना बिहार में खेलने खाने की उम्र है, तो खेलने की उम्र होती है, पढ़ना तो है ही पढ़ने के साथ। तो आपके आसपास के जो दोस्त हैं, उस दोस्तों की मंडली में आप जैसे सोचने वाले कितने लड़के हैं, या आप माइनॉरिटी में हैं? माइनॉरिटी में ज़रूर हूँ, लेकिन एक दो दोस्त और हैं जो पहले से भी मेरी ही तरह नहीं कहूँगा, बल्कि मेरी ही तरह पढ़ने वाले थे। वो भी गांधी नेहरू को पढ़ते थे, और बाद में शायद जब दोस्ती हुई तो कुछ उन्होंने मुझसे भी किताबें ली, कुछ मैंने उनसे किताबें ली। तो ऐसे एक दो दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन ये मानूंगा कि अल्प संख्या में ही हैं हम लोग अपने दोस्तों में इस तरह। तो पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आयुष तुम? छोटा था तो हीरो बनना चाहता था, उसके बाद पुलिस वाला बनना चाहता था, पुलिसमैन बनना चाहता था। इधर जब से कुछ पढ़ना शुरू किया तो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने का मन है भी, और साथ ही साथ किसी विषय पर शोध करने का, क्योंकि राजनीति विज्ञान का छात्र हो गया हूँ, तो ऐसे ही किसी मुद्दे पर नहीं, किसी विषय पर ऐसे ही शोध करने का भी आगे मन है। अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारा आपका वो वीडियो वायरल हुआ था, जो अपने स्कूल में जो भी स्पीच दी थी 2-2.5 मिनट का, जिस वीडियो में के ज़रिए आपकी एक छवि बनी, हम लोग उस वीडियो से ही आपको जाने, जो आपने व्याख्या की जिसमें गांधी के होने के मायने समझाए कम शब्दों में, और जो युवा पीढ़ी पर जो असर है, जिस तरह की सोच चिंतन, जो पठन पाठन उसका असर, उसका भी जिक्र किया। तो उस वीडियो के पहले के आयुष चतुर्वेदी और उस वीडियो के वायरल होने के, भाई वो वीडियो वायरल नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं नहीं जानता कौन है आयुष चतुर्वेदी। तो कुछ आप पर फर्क पड़ा, कुछ जान पहचान, दायरा, संपर्क, विस्तार पड़ा? जी बिल्कुल, ज़रूर असर पड़ा, और असर ही नहीं बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि उसके बाद मैंने और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश भी की इन चीज़ों को लेकर, और वो भाषण वायरल भी कुछ ऐसे ही हुआ। वो कुछ एक पहले से प्लान वो कुछ नहीं था, ऐसे ही स्कूल में ही एक टीचर ने वो वीडियो अचानक से रिकॉर्ड करा लिया, और वो फिर मेरी मम्मी ने अपने फेसबुक से उसको पोस्ट कर दिया, और वहाँ वो वायरल होने लगा। तो उसके बाद तब्दीली ये आई कि मुझे ज़िम्मेदारी समझ में आने लगी कि ये वीडियो जो वायरल हुआ है, और जो लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि एक कम उम्र का लड़का इस बारे में बातें कर रहा है, तो फिर एक ज़िम्मेदारी समझ में आई कि अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अब गांधी को, नेहरू को, या जो बातें मैंने उस भाषण में बोली हैं, उनको और भी ज़्यादा पढ़ने की, उसको और आगे ले जाने की। और सोच का दायरा इस तरह से बढ़ा कि फेसबुक वगैरह पे या ट्विटर पे कुछ अच्छे लोगों से उसी बहाने जुड़ना हो गया, जिनमें से एक आप भी हैं। मुझे याद आता है कि वो भाषण को शेयर करने में मुझे याद आता है कि पत्रकारों में, वरिष्ठ पत्रकारों में सबसे पहले आप ही थे। तो जुड़ना तो मुरीद हो गया था जी उस वीडियो को देखिए, क्या लड़का है यार, क्या सधे हुए ढंग से अपने विचार कम शब्दों में रख रहा है, और जो इस देश की एक क्या बोले, एक सेकुलर छवि है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और एक गांधी की विरासत है, उस गांधी की विरासत को कैसे
कम शब्दों में आपने बताया और गांधी के होने के मायने बताया। हाँ, तो यही जिम्मेदारी लगी कि जब बड़े लोग जिनसे मैं सीखता हूं, जब वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अब इन चीज़ों के बारे में मैं और पढ़ना शुरू करूं। और वहीं से मैंने कुछ और किताबें भी फिर आगे पढ़ी, गांधी के विषय में, नेहरू के विषय में, गांधी के आश्रम के जीवन के बारे में, जो नारायण देसाई की पतली पतली पुस्तकें हैं, तो वो चीज़ें भी मैंने पढ़नी शुरू की। महादेव देसाई, नारायण देसाई, महादेव देसाई के पुत्र। ओके, हाँ। जी, तो ऐसे ही किताबें फिर पढ़नी शुरू की और एक अध्ययन का एक मन जो होता है वो बनता चला गया। उसके पहले मैं ये मानूंगा कि उस भाषण से पहले मैंने कम किताबें पढ़ी थी, उसके बाद ही ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं गांधी या नेहरू के विषय में। चलो, मैं बात तो कुछ और करना चाहता था, लेकिन आवाज़ें अब घाट से आने लगी है, वहाँ कुछ ढोल नगाड़े म्यूजिक जैसा माहौल बन रहा है, तो इसलिए संक्षिप्त में आखिरी बात, क्या पढ़ रहे हो अभी इन दिनों कोर्स की किताबों के अलावा? इन दिनों कोर्स की किताबें तो पढ़ ही रहा हूँ, और कोर्स भी ऐसा है कि जिनमें, इसीलिए मैंने ऐसा कोर्स चुना भी कि जिनमें ऐसी चीज़ें आ जाएं। तो अभी फ़िलहाल में मैं क्योंकि साथ साथ सिर्फ नॉन फिक्शन ही नहीं और भी चीज़ें, तो एक अनिल यादव की पुस्तक है, वह भी कोई देश है महाराज, यात्रा वृतांत है, वो पढ़ रहा हूँ। साथ साथ गिरिराज किशोर की पुस्तक है, उपन्यास की तरह गांधी के, और ये जो मजदूर जो गए थे मॉरिशस, पलायन जो हुआ था, उन पर उनको लेकर है। तो ये किताब फिलहाल में यही कुछ किताबें, और रोमिला थापर, गौतम शर्मा, गौतम भगत के लेखों की एक किताब है ऑन सिटीजनशिप, जो ये CAA NRC वाला डिबेट इधर बहुत चला, तो उसको लेकर वो एक किताब पढ़ रहा हूँ इधर। तो यही कुछ 2-3 किताबें फिलहाल। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष। और जैसा कि मैंने कहा कि 30-32 साल की पत्रकारिता में मैंने पहली बार एक बच्चे, मतलब बच्चा इसलिए कि अभी 18 साल का हुआ तो बच्चा ही है, एक बच्चे का इंटरव्यू किया, वो भी काशी में आकर, क्योंकि मुझे लगा कि जब देश में एक अलग किस्म का माहौल बन रहा हो या बनाया जा रहा हो, और उसमें नफ़रतों के लिए बहुत जगह बनाई जा रही हो, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई चौड़ी करने की कोशिश की जा रही हो, गांधी के पूरे थॉट को, गांधी के पूरे विमर्श को गोडसे के बरक्स खड़ा करके गोडसे को महान बना दिया जा रहा हो, गांधी की हत्या को जस्टिफाई कर दिया जा रहा हो, गोडसे की शख्सियत को महिमा मंडित किया जा रहा हो, गोडसे का मंदिर बनने लगे, और तो और सत्ताधारी दल के नेता और मंत्री भी गोडसे के पक्षकार हो जाए, पार्क में, गांव में, बहसों में गांधी की हत्या करने वाले गोडसे को सही ठहराया जाने लगे, तो लगा ऐसे लड़के से भी बात होनी चाहिए। खत्म करने से पहले एक बात मैं बताऊंगा, मेरे ख्याल से रायबरेली पार्क में सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के दौरान एक वीडियो बना रहा था, बहुत सारे पार्क में लोग थे, वहाँ भी ऐसे 2-4 लोग मिले, पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। एक तो गांधी के कातिल को सही देशभक्त तो बता ही रहे थे, चूँकि वो प्रज्ञा ठाकुर से लेकर बहुत सारे सांसद विधायक भी बयान देते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा कि सही किया गोडसे ने जिस ढंग से मारा, और गांधी के मारने की वजह जो उनके दिमाग में थी वो मुसलमानों के प्रति नफरत से पैदा हुई वजह थी। और वह 2-4 लोग ऐसे थे जिसमें एक बुजुर्ग 60-70 साल 75 साल के, उन्होंने कहा नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई कोई लड़ी नहीं, एक दिन भी जेल नहीं गया। उनको बुजुर्ग को पता नहीं कि 9 साल से ज़्यादा नेहरू जेल में रहे। तो ये सब व्हाट्सएप पर जानकारियाँ, और उसमें मोदी को सिर्फ महान बनाने की कवायद कि 100 साल बाद देश सोचे कि, जैसे कंगना रनावत का वो बयान जिसमें उन्होंने कह दिया कि देश आज़ादी 2014 के बाद हुआ। तो इस तरह का नैरेटिव रचा जा रहा है, इतिहास का ऐसा पुनर्लेखन किया जा रहा है कि गोडसे महान हो, सावरकर महान हो, मोदी महान हो, योगी महान हो, और वो महामंडलेश्वर सारे जो धर्म संसद में हरिद्वार में थे, जिन्होंने मरने मारने की बातें की है, वो हिंदुत्व के रक्षक हो और देश हिंदू राष्ट्र बन जाए। ऐसी स्थितियां, ऐसा नैरेटिव, ऐसी वैचार की गढ़ी जा रही हो, तो ऐसी स्थितियों में ऐसे लड़के से भी बातचीत करना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को कैसी परवरिश देते हैं, कैसा माहौल देते हैं, किस तरह की किताबें वो पढ़े, किस तरह से देश के इतिहास को समझे, देश के उन महापुरुषों के योगदान को समझे, देश की आज़ादी में जिन्होंने आहुति दी है, हर तरह से उनको समझे, और सबसे बड़ी बात, देश के संविधान को समझे। ये देश संविधान से चलेगा, भगवाधारियों की उस धर्म संसद के ऐलान से नहीं चलेगा। वो संविधान
जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, वो संविधान जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, और वो संविधान जिसकी कस्में संसद में खाई जाती है, शपथ लेने से लेकर और अपने कार्य के निर्वाह तक के लिए। लेकिन उस संविधान की धज्जियां उड़ाकर ऐसे धर्म संसद, प्रधानमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी और योगी के अभी भाषण जब देखेंगे यूपी के चुनाव के दौरान, तब शमशान कब्रिस्तान के नारे लगेंगे तो आपको लगेगा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो आपको लगना चाहिए कि आप अपने घरों में बच्चों को क्या पढ़ाएं, ताकि इस परिवेश में भी कम से कम दिल और दिमाग खुला रहे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आयुष, आपका शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। आज क्लास भी था आपका शायद? जी, ऑनलाइन क्लास भी मिस किया। और अब हम चलते हैं घाट की तरफ। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत